हेलो फ्रेंड, दिस इज मुकेश फ्रॉम अन अकेडमी। आज हमारे सामने बैठी हैं प्रज्ञा जी, और जिन्होंने यूपी पीसीएस 2018 में डिप्टी कलेक्टर की रैंक पाई है। एक बहुत बड़ा मकाम जो है हासिल किया है अपने आप में, और आज ये जो है एक प्रेरणा की स्रोत बन गई हैं। चलिए, सबसे पहले जो है प्रज्ञा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप जो है अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आए। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये आपकी जर्नी जो है कहाँ से स्टार्ट आई, कब से आपने इंस्पिरेशन ली कि मुझे सिविल सर्विस करनी है? बताइए इसको जरा। थैंक यू सो मच सर, मुझे अन अकेडमी में बुलाने के लिए। इट इज़ अ प्रिविलेज टू बी हियर। एंड मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, आप कह सकते हैं, मैं बहुत छोटे से आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी। आई मीन सिविल सर्विसेज में जानना चाहती थी। तो मैं बहुत छोटे का सपना है ये। तो मैंने 10th तो मैंने यहीं से किया, क्राइजर किंग स्कूल से। मैं टूंडला से बिलोंग करती हूँ। टूंडला एक छोटी सी जगह है आगरा के पास। मोस्टली लोग नहीं जानते हैं, खैर यूपी तो जानते होंगे। थोड़ा छोटी सी जगह है, प्यारी सी। तो मैं टूंडला से बिलोंग करती हूँ और मैं यहीं से 10th किया है। फिर उसके बाद मैंने केंद्रीय विद्यालय से मैंने 12th किया है। फिर मैंने मिरांडा हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मैंने ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और लास्ट ईयर ही मेरी बीए कंप्लीट हुई है। तो इसी बीच मैं तैयारी भी कर रही थी यूपीएससी की और पीसीएस की भी। तो अब फाइनली आई हैव बीन सिलेक्टेड and I have this tag of professional success attached with my name finally. So thank you. तो जो आपकी जो ग्रेजुएशन थी वो किस किस सब्जेक्ट में थी? मैंने बीए प्रोग्राम किया था। तो बीए प्रोग्राम में क्या होता है, कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो ओके। मेरे पास हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, इंग्लिश था, हिंदी था, ह्यूमन राइट्स, जेंडर, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो मैंने इसीलिए ये कोर्स चूज किया था ताकि मुझे बहुत ही वाइड नॉलेज मिले, हर चीज के मिले, जो मुझे आगे जाके यूपीएससी में, पीसीएस में काम आए। तो ऐसे तो मेरा बहुत अच्छा ग्रेजुएशन का एक्सपीरियंस था मिरांडा हाउस का। तो आई थिंक दैट हैज रियली हेल्प्ड मी इन ग्रूमिंग मी एंड एवरीथिंग। ओके। तो वो, और जो हमारा जो जीवन होता है उसमें काफी लोग अपने अपने तरीके से सफलता को हासिल करते हैं, लेकिन कुछ सफलता ऐसी होती है जो एग्जाम्पल बन जाती है, और आपकी सफलता भी एक ऐसी है जो एक एग्जाम्पल बन जाती है। तो इस तरह की सफलता के पीछे काफी हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है, पूरा खून पसीना बहाना पड़ता है। तो आपका क्या क्या कठिन परिश्रम था? ये जर्नी आपकी तैयारी की कैसे रही? ये पूरा डिटेल में बताइए एकदम मेरे को, जिससे सबको पता चले कि कितनी मेहनत चाहिए यहाँ पे। सर एक्चुअली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सच में ये ऐसे टाइप क्वेश्चन है, मैं कहूँ तो यूपीएससी की भाषा में। बिल्कुल। तो एक्चुअली मेरी यात्रा ये प्रॉपर ग्रेजुएशन के बाद से मैंने पढ़ाई चालू रखी है अपने, बिकॉज मेरे पापा को पढ़ाई में बहुत ज्यादा यकीन है कि इंसान की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए कभी भी। तो मैंने पढ़ाई जारी रखी अपनी और साथ में मैं तैयारी कर रही थी। तो ये जो फेज है, तो इसमें ये बहुत ही विचित्र फेज है। इस फेज का लाइक देयर इज नथिंग लाइक दिस फेज। व्हाट अ स्टूडेंट गोज थ्रू इन दिस फेज, दैट इज वेरी डिफरेंट। एंड जो होता है इस फेज में केवल वही जान सकता है, बाकी कोई नहीं जान सकता, नोबडी। तो मैं अगर बोलूं तो मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मेरा कुछ कुछ मार्क्स से रह जाता था। जैसे एक बार मेरा मतलब जो 17 वाला पीसीएस का था वो मेरा भी 1 नंबर से रुक गया था। अच्छा। तो ये जो 1 नंबर से रुकना होता है, और फिर मैंने 2017 में आईएएस का मेंस लिखा था। तो मेरे मेंस में 400 मार्क्स थे। मेरे एसए में 143 मार्क्स थे। आई मीन मेंस में इन द सेंस जीएस की जो 4 पेपर्स है उनमें मेरा 400 था और ऐसे में 143 था। मेरे ऑप्शनल जो तब मेरा ज्योग्राफी था उसमें मेरे काफी कम मार्क्स थे, 202 थे केवल। तो उस वजह से आई जस्ट मिस्ड द कट ऑफ बाय 25 मार्क्स। तो जब वो आया था रिजल्ट कि मेरा केवल 25 नंबर से रुका है, तो आई जस्ट कुड नॉट, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो इट्स लाइक ये यात्रा ऐसी है ना कि आप बहुत पास होते हैं सक्सेस के, एंड सडनली समथिंग हैपेंस और आप बहुत ऊपर से बहुत नीचे आपको पटक दिया जाता है, एंड यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, जीरो से। यहाँ इस पूरे फेज में कहीं भी ऐसा नहीं है ना कि कुछ मिल जाए तो आप ठहर जाओ और आपको लगे कि हाँ कुछ मिल गया है।
आपका प्री क्वालिफाई हो गया, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस अगर मेंस क्वालिफाई नहीं होता है। मेंस हो गया तो इंटरव्यू में आपका रुक गया है तो रुक गया है, फिर आपको जीरो से अगले साल फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये चीज हैंडल करना, इस पूरे दौरान अपना इमोशनल स्टेट को स्टेबल बना के रखना, जो जिंदगी से आपको मोहब्बत थी, जैसे आप इंसान हमेशा से रहे हैं वो उस तरह के इंसान बने रहना, this is very difficult and I have been through this and I know each one of us who is in this journey, we all go through this and it is extremely difficult but it is worth it finally. Like I cannot believe कि मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि मैं वो जो बाउंड्री थी मैं उसके इस पार अब फाइनली खड़ी हो गई हूँ। मतलब मुझे अभी भी सपना जैसा लगता है बिकॉज आई एम सो यूज टू बीइंग, ये इस बार हो गया ना, हम हर बार रह जाता है, एक नंबर से रह गया तो रह गया, लाइक कुछ नहीं, देन देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, यू हैव टू फिर से इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ता है, फिर से देखना पड़ता है कि अच्छा अगर अभी भी नहीं हुआ तो क्या होने के लिए क्या करना है, गलती क्या रह गई, यू नो आपके पूरे अस्तित्व पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि आप कर क्या रहे हैं इतने दिन से। एवरीबडी स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग यू, आप खुद क्वेश्चन करने लगते हो, आपको खुद से लगता है कि यार कुछ तो प्रॉब्लम है, मे बी आई एम नॉट वर्थ इट, मतलब शायद मैं उतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ, या हो सकता है मैं उतनी मेहनत नहीं कर पाती हूँ, हर चीज गलती लगने लगती है आपको अपनी, कि ये गलती कर दी वो गलती कर दी। हम ये भूल जाते हैं कि कोई जर्नी है, वो तो वैसे होगी ही, यू हैव टू गो थ्रू इट, देयर इज नो शॉर्टकट, बट फाइनली व्हेन यू आर दिस साइड देन यू हैव क्लैरिटी कि अच्छा ठीक है ये जर्नी था, ऐसे होना था, एंड इट हैज गिवन मी अ लॉट। उस फेज में आप ग्रो बहुत होते हैं, बहुत कुछ प्रैक्टिकल विजडम आपको मिलता है, एंड वो बाउंड्री के इस पार आके ही समझ आता है कि हाँ इट ऑल मेड सेंस फाइनली। जी सर। तो ये एकदम एकदम अनोखा और एकदम विचित्र जो है इंटरव्यू हो रहा है। इसमें सही में एक तरीके से जो हमारी पर्सनालिटी होती है ना, वो बहुत मायने रखती है कि हम इस जर्नी के टाइम पे कितना मोटिवेट होते हैं, कभी कभी डीमोटिवेट भी हो जाते हैं, और बहुत ही कम एस्पायरेंट्स होते हैं जो इतने अच्छे तरीके से जो है इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मतलब जो है आपने भी जो है हर एक पत्थर को उठा के देखा है कि कहीं ना कहीं तो सफलता छिपी होगी, और लास्ट में वो पत्थर मिल ही गया जिसके नीचे सफलता बैठी हुई थी। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अब मेरे को थोड़ा जो है आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि अगर यूपी पीसीएस है तो आपको इंग्लिश मीडियम जरूरी है, हिंदी माध्यम वाले सक्सेस रेट बहुत कम लेके आ रहे हैं, तो इस पे अपना आप कुछ व्यू रखना चाहोगे? सर एक्चुअली मैं खुद इंग्लिश मीडियम से हूँ, हाँ। लेकिन हिंदी मीडियम की मैं मतलब आई विल बी ऑनेस्ट, आई नॉट मतलब आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने अपने पापा की यात्रा देखी है। मेरे पापा मम्मी दे आर फ्रॉम विलेज, वो लोग गांव से हैं, इंग्लिश से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो मैंने अपने पापा की यात्रा, उनके अनुभव सुन के मैं बड़ी हुई हूँ, तो उनको अपनी लाइफ में हमेशा वो इंग्लिश ना आने की वजह से हमेशा वो पीछे रह गए, despite या in spite of being so much capable, so much, he is extremely intelligent, he is extremely wise, everything, but English नहीं आने की वजह से उनको वो नहीं मिला जो वो डिजर्व करते हैं। या हमेशा आज दिन तक ऐसा होता है कि इंग्लिश नहीं आती है तो कहीं ना कहीं आपको वो हो ही जाता है, आप पीछे हो ही जाते हैं, आपको कोई ना कोई नीचा दिखा देगा, ऐसे ही दिखा देगा, उनको शायद पता भी नहीं होगा कि ये ऐसा कुछ उन्होंने कर दिया, बट वो होती हैं चीजें। वो इतना ज्यादा ये बायसनेस इतना ज्यादा प्रिवेलेंट है कि मतलब एक्चुअली इंग्लिश क्लास का प्रतीक है यहाँ पे, वो केवल एक मातृभाषा नहीं है, वो क्लास का प्रतीक है। अगर आपको वो भाषा आती है तो यू आर क्लासी, एंड इफ यू डोंट तो सडनली आप इस तरफ है। तो ये जो दायरा है, ये जो है वो हर जगह व्याप्त है, आप किसी भी जॉब में हो या कहीं पे भी हो। तो इंग्लिश ना आने की वजह से नुकसान तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि नुकसान तो हर बच्चे को या हर इंसान को होता है। आज के जो परिदृश्य जो चल रहा है उसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो केवल भाषा है, लेट इट बी जस्ट अ लैंग्वेज। उसको क्लास से एसोसिएट करने का या फिर किसी की बैकग्राउंड से या कुछ भी उसको भारी बनाने की जरूरत नहीं है, वो केवल कम्युनिकेशन की एक भाषा है, दैट्स इट, उतना ही रहना चाहिए। बट ऐसा नहीं है। तो यूपीएससी और पीसीएस की अगर मैं बात करूं तो
आंकड़े तो हम देख ही रहे हैं कि हाँ उनका कम हो रहा है, रिप्रेजेंटेशन उनका उनका सिलेक्शन कम हो रहा है, सब कम हो रहा है, तो ये हो रही हैं चीजें। लेकिन मैं जो एडवाइस करना चाहूंगी हिंदी मीडियम के बच्चों को कि मेहनत करें, अपने हिस्से का काम करें। जैसे आपने गुंजन सक्सेना मूवी देखी हो, उसमें उनके हाइट नहीं बढ़ा सकती थी लेकिन वो वेट कम कर सकती थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है अपने हिस्से का काम करते हैं ना, एंड देन ही सेज कि बेटा जो लोग मेहनत का कभी हाथ नहीं छोड़ते, किस्मत उनका कभी साथ नहीं छोड़ती। So I think that is a bigger force. That is a bigger force. That is something पास कोई ना कोई मतलब कुछ प्रिविलेजेस हम सबके पास है और कुछ डिसएडवांटेजेस हम सबके पास है, कुछ लिमिटेशन हम सबके पास है। कोई ऐसा नहीं है जिसके पास सारा कुछ एकदम चेरी पिक मतलब एकदम ऐसे चूज कर करके अच्छा ही अच्छा सबको मिलाओ, कुछ ना कुछ रहेगा, हमेशा जीवन में रहेगा। तो उसको उसी तरह लें कि हाँ हिंदी है हमारा, ठीक है, हमें हिंदी से बहुत प्रेम है, उसकी वजह से बहुत फायदा भी है हमें, यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना है हमें, क्योंकि कुछ है ऐसा जो फिलहाल उनके अगेंस्ट थोड़ा सा चलता है, लेकिन हम अपने हिस्से की मेहनत करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। लेट इट, फिर वो छोड़ना होता है, फिर वो ईश्वर पे होता है। आपने अपने हिस्से का किया है तो फिर वो किस्मत को साथ देना होता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मेरे पापा मुझे हमेशा एक चीज कहते हैं कि बेटा कर्म का सिद्धांत अकाट्य है, इट इज एब्सोल्यूट एंड एक्यूरेट। उसमें ऐसा हो सकता है कि आपने 100 किलो की मेहनत की हो और आपको 80 किलो का रिटर्न मिला हो, या हो सकता है आपने 100 किलो की मेहनत की हो आपको 120 किलो का रिटर्न मिल जाए। बट ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने 100 किलो की मेहनत की और आपको 0 रिजल्ट मिले, आपको 0 रिटर्न मिले। That can never happen. Now that is against the laws of nature, against the law of karma. That cannot happen. वो ये हो सकता है हाँ 100 की है 80 हो जाए 70 हो जाए, ठीक है, बहुत सब कुछ ही अगेंस्ट है तो 60 हो जाए, बट इट विल बी देयर, यू विल गेट इट। और वो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम चीजें चेंज होती हैं, कुछ भी सदा एक सा नहीं रहता। समडे वो इधर 70 मिला था तो उधर आपको 130 मिल जाएगा समडे, बट फॉर दैट यू हैव टू बी रेडी। लाइक जिंदगी जब आपको एक चांस दे तो उस टाइम आप रेडी हो वो चांस लेने के लिए। दैट इज द पॉइंट आई थिंक। एक इतना जो है आपने डिटेल में आंसर दे दिया, मेरे ख्याल से सभी को जवाब मिल गया होगा। जो जवाब मैं देना चाहता था हिंदी मीडियम वालों को, आपने वो जवाब दे ही दिया लगभग लगभग। ठीक है, तो थैंक यू। 1 मिनट मैं पानी पीता हूँ, 1 मिनट का पॉज करता हूँ, फिर मैं से कैरी ऑन करता हूँ। ठीक है जी सर। हेलो, हाँ प्रज्ञा जी। जी सर। हाँ, अब थोड़ा हम जो है एग्जाम स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। प्रीलिम्स से बहुत बच्चे डरते हैं। जैसे आपने बोला 1 नंबर से फाइनल सिलेक्शन रह गया, ऐसे मेरे काफी बच्चे बोलते हैं कि सर इस बार प्रीलिम्स 1 नंबर से रह गया। ठीक है, तो ये जिनका 1 नंबर से रह रहा है प्रीलिम्स, इनके लिए क्या ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? पूरा बुक लिस्ट से लेके फाइनल एग्जाम तक के पूरा डिटेल में बताइए आप। देखिए सर, प्रीलिम्स का क्या है ना कि उसमें खेल हो जाता है कभी कभी। उसमें खेल हो जाता है, टू बी लाइक खेल इज द मोस्ट स्पेसिफिक वर्ड आई कैन राइट नाउ थिंक ऑफ। तो उसके लिए आपको क्या करना है ना, तैयार रहना है उसके लिए पूरी तरह कि कैसा भी खेल हो जाए उसमें लास्ट मोमेंट पे आप तैयार रहें उसके लिए, एकदम इक्विप्ड रहें उसके लिए। तो सबसे पहले तो मैं बेसिक बुक्स की बात करती हूँ। तो यूपीपीसीएस के लिए क्या है, वो घटना चक्र पब्लिकेशन, वो उसका मतलब फिक्स है वो, तो ठीक है। उसकी सारी बुक्स अब इंग्लिश में भी आ गई हैं, हिंदी में तो पहले से ही थी। तो आपका जो मीडियम हो आप वो किताब ले लीजिए, सारा बुक सेट ले लीजिए, उनको रट डालिए। ये बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है, बहुत मोनोटोनस है, बहुत ही बोरिंग प्रोसेस है, आई एग्री, बट यू कैन नॉट डू विदाउट इट। वो करना है, वो कड़वी दवाई है, वो घोल के पीनी है। और उसको जितने आप मल्टीपल रिविजन देंगे वो उतना ज्यादा आपको फिक्स याद हो जाएगा। तो उसमें शॉर्टकट नहीं है, वो याद करना ही पड़ता है। तो एक तो ये बुक्स हो गई सारी, उसके अलावा जो हमारी बेसिक बुक्स हैं, एनसीईआरटीज हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई मॉडर्न इंडिया के लिए, और ये जो बुक्स हैं मेन लक्ष्मीकांत हो गई,
तो वो सब वही बुक्स रहती है, उन्हीं का रिविजन करना होता है। उसके बाद एक सेक्शन आता है करंट अफेयर्स का, तो उसके लिए मैंने एक ही सोर्स रेफर किया था। मैंने केवल स्टडी आईक्यू का जो गौरव गर्ग का जो कोर्स आता है, मैंने वो किया था। उनका करंट अफेयर्स का एमसीक्यू का क्वेश्चन पूरा होता है, डेली एमसीक्यू वो कराते हैं, तो मैंने केवल वही किया था एंड दैट हेल्प मी अ लॉट। बहुत मदद की है उसने, मतलब आपको हर चीज पता होनी चाहिए, ये वाली समिट कहाँ हुई, ये वाली मीटिंग कहाँ हुई, ये वाली रिपोर्ट में इंडिया का रैंक कितना है, पिछली साल कितना था। इट्स लाइक किसी ने भी सांस लिया तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे सांस लिया, तो वो चीज है। तो वो सब पता होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत छोटी छोटी माइन्यूट चीजें आपको रटनी होती है, और इसमें सीधी बात है रिविजन करना होता है। कोई भी ऐसा नहीं है जो कह दे कि हाँ मैंने सारा करंट अफेयर आज पढ़ लिया, याद हो गया, बात खत्म। नहीं, आप भूल जाएंगे वो, क्योंकि उसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं जुड़ा हुआ है। आपको याद करना है कि हाँ ये चीज यहाँ हुई या ये चीज अब हुई है, कुछ भी व्हाटएवर। तो छोटी छोटी चीजें आती है करंट अफेयर्स में। और तो यही है बेसिक यूपी का जो प्री है। और अभी एक्चुअली क्या है ना कि यूपी पीसीएस हमारा जो आयोग है वो संक्रमण के दौर में है, ठीक है, वो ट्रांजिशन फेज में है। वो जैसे पहले थे और अब जैसे होने जा रहे हैं, जिस प्रोसेस में वो लगे हुए हैं, वो अभी चल रही है, वर्क इन प्रोग्रेस है। तो इसलिए कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है। तो पहले जैसा प्री का पेपर आता था, अब काफी चेंज हो गया। पहले घटना चक्र से सीधे उठ के चीजें आ जाती थी, अब ऐसा नहीं होता है। लेकिन अभी भी उनका रेलेवेंस, अभी हम इस स्टेज में नहीं आए कि उनका रेलेवेंस एकदम खत्म हो जाए। आपको पुराने घटना चक्र इन द सेंस कि आपको पुराने पेपर्स आने चाहिए। पुराना कोई भी सवाल है वो रिपीट हो रहा है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं उनका गलत नहीं होगा। आप नए बच्चे हैं और आपने नहीं ये सब पुराना याद किया तो आपका गलत हो जाएगा। यू लूज दैट 1 मार्क जो किसी का नहीं कटेगा। तो जो गलतियां बचाई जा सकती हैं वो बचानी चाहिए फ्री में। दैट्स इट, उतना ही है। आप बार बार पेपर्स लगाइए, और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हर पेपर निकलता है। वो एक फेज होता है जब तक कुछ नहीं निकलता है, और उसके बाद फिर सब निकलता है। तो बस धैर्य रखना चाहिए, दैट इज द वर्ड, धैर्य, द पेनफुल पेशेंस, दैट्स इट। कुछ और नहीं कर सकते उसमें। वो यात्रा है, और यात्रा तो चलनी ही पड़ेगी। यू कैन नॉट उसको गायब करके, उसको जंप करके नहीं आप पहुंच सकते। तो प्री का तो यही प्रोसेस है। ओके, तो जैसे कि मतलब एक डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर उसके पास सारी बीमारियों का इलाज होता है, तो मुझे भी लग रहा है कि जो मैं एचडीएम कम डॉक्टर से बात कर रहा हूँ, जिसे सिविल सर्विस के एस्पिरेंट की सारी बीमारियों का इलाज है। तो लगे हाथ एक बीमारी का इलाज और पूछ लेता हूँ। क्लास में बहुत जी सुनता हूँ बच्चों के द्वारा कि सर हम जो है हमें सब कुछ याद हो जाता है, हिस्ट्री बड़ी बोरिंग लगती है, और हिस्ट्री सर कहाँ कहाँ से पढ़े समझ में नहीं आती। तो मैं तो उनको डांट डांट के परेशान हो गया कि यार अगर तुम्हें इस लाइन में रहना है तो हिस्ट्री से बैर नहीं करना है, ठीक है ना। ऐसे बच्चों के लिए आपके पास है कुछ इलाज? सर एक्चुअली जो हमारा ह्यूमन माइंड है वो कहानियों के लिए बना है, वो फैक्ट्स के लिए मुझे नहीं लगता कि उतना ज्यादा इक्विप्ड है। होगा बिकॉज साइंटिस्ट होते हैं तो सबका अलग अलग होता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि कहानियां बहुत अपीलिंग होती हैं, वो टिक जाती है दिमाग में। तो मुझे लगता है कि मुझे एक्चुअली नहीं लगता कि बच्चों की ज्यादा गलती होती है अगर उन्हें कोई चीज समझ नहीं आ रही है। मुझे लगता है जो इंसान पढ़ाता है, या एक्चुअली हिस्ट्री का रहता है कि छोटे से हम हिस्ट्री पढ़ते आते हैं, तो वो जो स्टार्टिंग में जो टीचर हमें मिलते हैं ना हिस्ट्री के, समहाउ मतलब हमें उनसे नहीं उतना जुड़ाव होता है, या उनकी जो पढ़ाने की पद्धति है हमें वो बहुत बोरिंग लगती होती है। तो हमें उस सब्जेक्ट से, उस डिसिप्लिन से ही हमको हो जाता है कि ये तो बोरिंग है। तो हम ऑलरेडी एक लेबल लगा देते हैं उस पर बोरिंग का, तो हम फिर उसी नजरिए से उसे देखते हैं, और वो उतना ही पहाड़ हमारे लिए बनता जाता है कि हमने ऐसा ही सोच लिया है। मन में जो सोचते हैं वही हो जाता है, उतना तो सिंपल है। तो वो चीज अपना जो बना हुआ नोशन है, स्टेरियोटाइप है, उसको हमें पहले मन में ही तोड़ना है कि नहीं इट इज इंटरेस्टिंग। मुझे भी सब्जेक्ट बहुत बोरिंग लगते थे। मुझे लक्ष्मीकांत, आई रिमेम्बर, मुझे इतना बुरा लगता था लक्ष्मीकांत, मुझे कुछ समझ नहीं आता था, मुझे नहीं पता था ये क्या है, क्यों हो रहा है। वो मतलब ऊपर से जाता था जब मैं स्टार्टिंग में रीडिंग लगाती थी। तो फिर मुझे समझ आया कि अच्छा मुझे ना इन जनरल पॉलिटिकल साइंस शायद पसंद नहीं है। समझ आया अपनी बीमारी खुद ही। फिर मैंने अपनी लक्ष्मीकांत में पहले पेज पे लिखा है आई लव पॉलिटिकल साइंस। ये मैंने लिखा है एट अ टाइम व्हेन आई हेटेड इट।
तो मैंने चेंज किया अपना नोशन कि नहीं नहीं अच्छा है, करके थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं, थोड़ा सा एंड देन यू ट्राई। आप वीडियोस देखते हो, आप कुछ और आर्टिकल्स पढ़ते हो, कुछ कुछ आप वेंचर आउट करिए। किसी भी फील्ड का यही तरीका है, उसकी अलग अलग चीजें देखिए, वीडियोस सुनिए, कुछ यूट्यूब पे नॉर्मल वीडियोस सुनिए। वो हिस्ट्री नहीं पसंद आ रहा है, प्रधानमंत्री का सीरीज है वो देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, उसको कहानी की तरह समझिए, तो वो अच्छे से टिकेगी, आराम से टिकेगी। और एक बार टिकना शुरू होता है तो फिर मैंने बोला ना, सब टिकना शुरू होता है। दैट्स इट, इट्स इजी। वो वाली बात है ना, मन के हारे हार है क्या, ऐसे कुछ है ना, जीते जीत। हाँ, तो जो आपने बोला ना कि उसके ऊपर आपने लिख दिया आई लव इंडियन पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस। हाँ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो ऐसे ही मैं बच्चों से कहता हूँ, पहले अपने दिमाग को बोलो कि हमें सब याद होता है। अपने दिमाग हाँ को बनाओ बिल्कुल। बेवकूफ सबसे पहले। अगर तुमने ये कह दिया कि हमें सब कुछ याद हो सकता है, तो तुम सब कुछ याद कर सकते हो। तो देख लो बच्चों, जो भी इस वीडियो को सुनेंगे, ये मैडम के वर्ड थे, ठीक है ना। और मैडम से आज मैं पहली बार मिल रहा हूँ, तो ये नहीं कि मैंने उनको पहले बताया था कि ऐसा बोलना। उन्होंने देखो जो वर्ड बोले, जो मैंने बोले, लगभग लगभग सेम थे। यानी कि इलाज उसी का है कि जो सबसे बुरा सब्जेक्ट लगे उसी से क्या करो, प्यार करने लग जाओ, सिंपल सी चीज। ठीक और वो हो जाएगा। है भाई। तो मैं तो ये मानता हूँ जिंदगी में दो शादी होती है। एक तो आपकी जो असली वाली शादी होती है, जो फेरे वाली, और दूसरी होती है आपके प्रोफेशन से आपकी शादी, ठीक है ना। तो अगर बिल्कुल। आपको ये वाली शादी भी करनी है तो प्यार तो सब्जेक्ट से करना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर क्या होगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं करोगे तो हमने देखे बहुत सारे सिविल सर्वेंट 1 साल में 2 साल में छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। या फिर कुछ हो जाता है कि उनको पसंद ही नहीं आता। अभी तो हमें लग रहा है ना कि एसडीएम पद बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ लोग वहां जाके भी खुश नहीं है। तो प्यार तो जी। करना पड़ेगा आपको सब सब्जेक्टों से, तभी आप कुछ करोगे। अच्छा, ये जो यूपीएससी पैटर्न, जब से यूपी पीसीएस ने लिया है, जैसे कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 4, लगभग लगभग 90% सेम है। थोड़ा उत्तर प्रदेश का उन्होंने और ऐड कर दिया है, ठीक है। ऑप्शनल भी एक ही कर दिया है। तो इसमें आप कहाँ तक ये मानते हो कि कोई बच्चा अगर यूपीएससी पैटर्न की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए वहां पे उस पिच पे, यूपी पीसीएस नाम की पिच पे खेलना आसान हो जाएगा, या फिर उसको थोड़ा और कुछ अलग से करना पड़ेगा? सर इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं हूँ। हम्म। मैं खुद यूपीएससी की स्टूडेंट हूँ, रिलीजियस स्टूडेंट हूँ। हम्म। तो मेरा तो मतलब मैंने बताया ना, मेरा 25 नंबर से रुक गया था 17 में मेंस। तो मतलब हमारे जैसे बच्चे जो बस एकदम यूपीएससी ने जिनका स्वाभिमान, जिनका स्वा सब कुछ छिन्न भिन्न करके बस ऐसे फेंक दिया होता है, जिनके अंदर कुछ लाइक नो होप, कोई होप नहीं बची होती है उनके लिए आई थिंक यूपीएससी ने जो ये यूपी पीसीएस ने सॉरी जो ये पैटर्न चेंज किया है, वो मुझे लगता है उनके लिए वरदान से तो कम है नहीं, सीरियसली स्पीकिंग। तो वो वाले लोग जो वहां बेचारे बाउंड्री पे खड़े थे, वो उनका ऐसे करके सिक्सर लग जाता है इसमें, इफ दे आर वेरी ऑनेस्ट विद देमसेल्व्स, इफ दे हैव वर्कड वेरी हार्ड थ्रू आउट, एंड इफ दे नो, इफ दे हैव क्लैरिटी एंड विजन इन देयर माइंड। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा मौका है उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी करते थे बहुत अच्छे से, और उनको कुछ चाहिए था जीवन में, स्टेबिलिटी चाहिए थी। अब आईएएस नहीं मिला तो द सेकंड थिंग इज एसडीएम। वो सीधी बात है, कुछ और नहीं टिकता फिर बीच में, कुछ नहीं टिकता फिर। या तो आप डीएम हो या आप एसडीएम हो, अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आना है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मौका है सारे बच्चों के लिए। और जो आप कह रहे हैं ना, हल्का सा जो डिफरेंस है, जो उन्हें जो चेंज करना पड़ता है, वो थोड़ा सा तो रहता है। और वो रहे इसलिए रहा है क्योंकि अभी हमारा आयोग संक्रमण के काल में है, जो मैंने कहा। तो अभी वो एकदम से यूपीएससी के लेवल के मेंस के क्वेश्चंस नहीं सेट कर रहे हैं। बट मैंने जो पेपर मैंने 18 वाला दिया था, तो आई जस्ट लव्ड द क्वेश्चन पेपर्स, चारों जीएस के, एसए के, आई जस्ट लव्ड देम, इवन एंथ्रोपोलॉजी के ऑप्शनल के मुझे बहुत पसंद आए थे। ऐसा नहीं था कि कुछ भी पूछ दिया है, या फिर मतलब मुझे लेवल उनका बिल्कुल कम नहीं लगा। इट वाज वेरी गुड, बहुत अच्छा था। एंड तो थोड़ा चेंज जो करना होता है वो ये कि हाँ, जो थोड़ा ब्रॉड, आप जैसे कोई भी टॉपिक है सिलेबस का, तो यूपीएससी में हम क्या करते हैं, बहुत माइन्यूट सा क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं, किसी माइन्यूट चीज पे बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट चीज पे बन जाएगा, कभी कभी समझ ही नहीं आता कि है क्या रहा है क्वेश्चन। तो यूपीएससी में ये सब चीजें होती हैं। तो पीसीएस में ये है कि हाँ, सिलेबस में जो है आप स्ट्रिक्टली उसको तैयार कीजिए, उसके आयाम तैयार कीजिए अच्छे से, और अच्छे से तैयार कीजिए, अपना मटेरियल अपडेटेड एकदम रखिए, गजब का मटेरियल बनाइए।
और फिर वहां पे जब सवाल आ जाए तब देखिए कि मेरे भंडारण में ऐसा क्या है जो इस क्वेश्चन में सेट हो जाएगा और मेरे गजब नंबर आ जाएंगे। तो वहां से आप लेके आराम से लिख दीजिए। आई थिंक इट इज कंपैरेटिवली इजियर, लेकिन फिर सबकी सीमाएं अलग होती हैं, सबकी क्षमताएं अलग होती हैं। तो अपने हिसाब से आपको मेहनत, कुछ लोगों का प्री बहुत इजीली निकलता है, आईएएस का भी, पीसीएस का भी, तो उन्हें मेंस में दिक्कत होती है। तो यूपी के भी मेंस में उन्हें दिक्कत होती है। ऐसा नहीं है कि उनके लिए बिल्कुल एकदम एक इजी वॉक है, ऐसा नहीं है। मेहनत यहाँ भी करनी पड़ेगी आपको, इनफैक्ट बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ भी। आपको डेली लिखना पड़ेगा और कई चीजें हैं, मैं डिटेल में बताऊंगी जब मेंस वाली स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत जो अंतर है वो बस यही है कि आपको स्ट्रिक्टली यहाँ सिलेबस पे देखना होता है कि क्या क्या क्वेश्चन है, और उसको फिर डायनामिक चीजों से जोड़ के आप नोट्स बना लीजिए अपने। तो बहुत ज्यादा ऊपर से या हवा से आने का अभी चांस कम है यूपीपीसीएस में, अनलाइक आईएएस। द हिंदू न्यूज़पेपर, ठीक है, और आपकी जैसे कि योजना हो गई, आपके राज्यसभा टीवी हो गया, द बिग पिक्चर एपिसोड होता है, हिंदी वालों के लिए देश देशांतर आता है। तो इन सब की भूमिका है हमारे भंडारण को थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए। इन्हीं का खेल है सर, ऑनेस्टली द हिंदू हैज बीन माय बिगेस्ट सोर्स फॉर वैल्यू एडिशन टिल नाउ। मुझे द हिंदू इतना पसंद है, हालांकि जब से रिजल्ट निकला है तब से मैंने बंद करवा दिया, मैंने कहा शांति चाहिए अब थोड़े दिन मुझे। बट ये मुझे द हिंदू इतना पसंद है, मुझे इनफैक्ट सब लोगों को इंडियन एक्सप्रेस भी बहुत पसंद है, बट मुझे लगता है कि वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है, तो मुझे वो समझ नहीं आया, मैंने 15 दिन लेके बंद करवा दिया। तो हिंदू इज दैट ग्रेट अ सोर्स। अब मैं मेंस का ही डिटेल में ही बता देती हूँ। मेंस में एक्चुअली क्या है कि एक तो स्टैटिक पोर्शन है आपका, ठीक है, वो तो मेनली सारी किताबों से आपको मिल ही जाता है, आपके पास होता ही है, कुछ नहीं तो आप इंटरनेट पे ही डाल देंगे पूरा सिलेबस का लाइन, तो वो गूगल पे भी आ जाएगा, तो वो सबके पास है चीजें। पर सिलेक्शन होना ना होना उस स्टैटिक मटेरियल पे नहीं डिपेंड करता, सिलेक्शन डिपेंड करता है आपका एनरिचमेंट कितना है आंसर में, आपने कितना डायनेमिक बनाया है, कितनी चीजों से आपने इंटरलिंकेजेस किए हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से हिंदू का रोल बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट अगर आप केवल हिंदू ही रिलीजियसली पढ़ते रहे और उससे नोट्स बनाते रहे तो आपका सब सेट रहता है, एवरीथिंग। बिकॉज पढ़ना आना चाहिए हिंदू को। लोग आधे घंटे में, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में खत्म कर देते हैं हिंदू, मुझे नहीं पता उनके पास कौन सा जादू है, मेरे पास बिकॉज वो नहीं है, मेरे पास सच में वो जादू नहीं है। मैंने तो अपने प्रॉपर मैंने 4-5 रजिस्टर बनाए हुए हैं, उनमें मैं स्टिक नोट्स लगाती हूँ, हर टॉपिक का मैंने स्टिक नोट से लिख रखा है, और जो मुझे हिंदू में उस टॉपिक से रिलेटेड मिलता है मैं वहां लिख लेती हूँ उसको, तो वो कंसोलिडेटेड रहता है। हालांकि हार्ड प्रोसेस है, ज्यादा मेहनत इसमें लगती है, टाइम ज्यादा लगता है, बट वो मेरा प्रोसेस है, दैट वर्क्स फॉर मी, दैट इज लॉन्ग बट दैट वर्क्स फॉर मी, आई एम हैप्पी इन दैट। मुझे रोज का रोज पता लग जाता है कि हाँ मैंने आज ये चीज इस टॉपिक में ऐड कर ली। एजुकेशन पे जैसे ठीक है मेरा चीजें हैं, बट नहीं, नीति आयोग ने कुछ निकाल दी, कुछ रिपोर्ट निकाल दी है, तो आपके पास फिर अपडेशन होना चाहिए। और एक और चीज जो कहना चाहूंगी मैं, मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स नीति आयोग भी रहा है। मतलब मैं नीति आयोग की जो रिपोर्ट्स आती हैं, मैं ओरिजिनल रिपोर्ट्स को पढ़ती हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ वो टाइम कंज्यूमिंग है, बट आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे एक तो ये होता है कि आपको पता चलता है कि सरकार में या जो गवर्नेंस में शब्द क्या चल रहे हैं, वो टर्म्स, क्योंकि हर साल नए टर्म्स आ जाते हैं, हर साल। जैसे पिछली साल शायद वो ब्लू स्काई थिंकिंग, ऐसे पिछली साल या लास्ट टू लास्ट ईयर, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, तो ब्लू स्काई थिंकिंग है, ये है वो है, तो बहुत सारी चीजें नई आ जाती है। आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो आपको पता होगा ना कि क्या चल रहा है, तो मेरा आंसर कैसे बाकी लोगों से बेहतर हो। प्लस उनमें चार्ट्स होते हैं, उनमें ग्राफ्स होते हैं, उनमें मैप्स होते हैं, उनमें चीजों को प्रेजेंट करने का तरीका होता है, प्लस जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है किसी भी रिपोर्ट का, दैट इज वंडरफुल। बहुत प्यारे इंट्रोडक्शंस और कंक्लूजन्स होते हैं। तो एक चीज जो बहुत ही अहम है मेंस राइटिंग के लिए, वो ये है कि आपके पास इंट्रोडक्शंस बहुत अच्छे होने चाहिए, और इंट्रोडक्शंस पे आप पहले से काम कीजिए। ऐसा नहीं है कि वहां सवाल देखा है एजुकेशन पे, फिर बैठ के सोच रहे हैं कि अच्छा ये लिख दूं कि हाँ एजुकेशन बहुत जरूरी है जीवन के लिए, इससे जीवन बढ़िया हो जाता है। नॉट लाइक दैट, जनरल नहीं देना है कुछ भी, आपको बढ़िया सी लाइन लिखनी है, ओपनिंग लाइन ही ऐसी हो कि टीचर को समझ आ जाए हाँ ये वाला बच्चा अलग है।
ये वाला बच्चा अलग है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है इंट्रोडक्शन। इनफैक्ट मुझे तो लगता है, मेरे साथ बहुत बार होता है कि मुझे मेन जो क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, उसमें जो मेन चीज लिखनी है मुझे नहीं आती होती है, क्योंकि आपको सब कुछ नहीं आ सकता है। अब नहीं आता है, लेकिन इतना तो समझ आ ही गया है कि हाँ, जैसे टाइफेक का एक क्वेश्चन आया था हमारे GS3 में, PCS में, तो मुझे नहीं पता था ये टाइफेक कब बन गई, क्या हो गया, मुझे नहीं पता था टाइफेक क्या है। बस उसमें फुल फॉर्म में दिया था कि टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई काउंसिल वाउंसिल है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, टेक्नोलॉजी से संबंधित है ना, ठीक है रुको, आई डू इट। तो अब मैंने बहुत अच्छे से उसका इंट्रोडक्शन लिख दिया कि टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना ये कितना वो। तो आप बहुत देखिए, जितना बड़ा सत्य ये है कि एग्जामिनर को नहीं पता है कि आपने क्या पढ़ा है और आपको क्या आता है, उससे बड़ा सत्य ये है कि एग्जामिनर को ये भी नहीं पता है कि ये आपको नहीं आता था। ठीक है, तो बी कॉन्फिडेंट। आप इंट्रोडक्शन ही इतना बढ़िया दे दीजिए, कॉन्फिडेंस से दे दीजिए, घबराइए मत। पहली लाइन में उसको लग जाएगा कि इसको तो नहीं आता है, नहीं, अच्छे से दीजिए। थोड़ा जनरल, बीच वाला बॉडी वाले पोर्शन में जनरल कुछ लिख दीजिए, दैट्स इट, और फिर अच्छा सा कंक्लूजन दे दीजिए। आपको यही तो नहीं पता है कि वो बॉडी कब एस्टेब्लिश हुई, उसका एग्जैक्ट डेट क्या है, एग्जैक्ट मैंडेट क्या है, पर ब्रॉड तो चीजें आपको पता ही होती है हर चीज में। तो ऐसे लिख दीजिए, बी कॉन्फिडेंट। क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है तो इवन इफ यू डू नॉट नो एनी आंसर, लाइक लिटरली कुछ भी नहीं आता है, इवन देन टेल योरसेल्फ, अपने दिमाग को ये बताइए आप कि हाँ सब आता है, हो जाएगा मेरा, भले ही कुछ अभी नहीं समझ आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, बट मैं लिख लूंगा। और 3 घंटे बस आप लिखते रहिए, दैट्स इट, दैट इज द की। कंप्लीट योर पेपर, राइट एवरीथिंग विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, ड्रॉ डायग्राम्स। कुछ नहीं समझ आ रहा है, इंडिया से रिलेटेड है क्वेश्चन, तो इंडिया का मैप बना दीजिए, और जो भी पूछा है वो अगर आइडिया है तो बना दीजिए, दैट्स इट। एग्जामिनर को नहीं पता है आपको नहीं आता था, आप जो बनाएंगे उसको वो, तो आप अपने साइकी पे काम कीजिए, इमोशनल लेवल पे अपने काम कीजिए, तो वो आंसर्स में रिफ्लेक्ट होगा, डेफिनेटली होगा, बिकॉज आई एम एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। मैंने जब 17 का मेंस लिखा था IAS का, तो आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सुबह ही, जिस दिन पेपर है उस दिन, ये बोला था कि सुनो तुमको सब आता है, तुम बस लिखते रहना, बस कलम नहीं रुकनी चाहिए, तुम्हारे साथ केवल यही चीज है, दैट्स इट। एंड दैट थिंक जस्ट वो सीप इन हो गया, वो होता है कुछ क्षणों का, वो सीप इन हो गया मुझ में, एंड आई जस्ट रोट। बहुत मेरे ऐसे में 143 मार्क्स से, मुझे अभी भी यकीन नहीं होता है 143 मेरे आ गए, रात भर सोई नहीं थी मैं, इतनी एंग्जाइटी थी मुझे, तो वो आ गए। GS3 में मेरी 128 मार्क्स से, आई, मुझे अब लगता है कि अच्छा कैसे आ गए, वो इसीलिए आ गए, भले ही नहीं आती थी चीजें, आई हैड दैट कि हाँ मुझे आता है, मैं बस कलम नहीं रुकनी चाहिए, दैट्स इट। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, नहीं आता है उसको भी अटेम्प्ट कीजिए, सिंपल थिंग्स। और कुछ और जो महीन महीन बातें होती है वो याद रखनी चाहिए, लैंग्वेज पे काम करना चाहिए, जो भी मीडियम है आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं करने चाहिए, जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज होनी चाहिए, हर जगह ही यूज करने की जरूरत नहीं है, मतलब आप लगते आप पर्सन कर सकते हैं, ह्यूमन कर सकते हैं, तो वो जेंडर सेंसिटिव आपकी भाषा होनी चाहिए। किसी एक्ट की बात कर रहे हैं कि ये वाला एक्ट आया, तो एक्ट का A कैपिटल होना चाहिए, हाउस मतलब पार्लियामेंट वाली बात करें तो हाउस का H कैपिटल होना चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं विच मेक अ डिफरेंस, क्योंकि अगर आपने हाउस का H छोटा बना दिया तो टीचर को समझ आ जाएगा क्या है, इसको ये नहीं पता है कि वो हाउस है, वो इंडियन पार्लियामेंट की बात हो रही है या लेजिस्लेचर की बात हो रही है। तो ये छोटी छोटी माइन्यूट चीजें हैं, वो याद रखनी चाहिए। और जो मैंने पहले भी बताया कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपको पहले से, आपके पास सेंटेंसेस होने चाहिए प्यारे प्यारे। आप हिंदू का यही इम्पोर्टेंस है कि उसमें बहुत अच्छे लोग लिखते हैं, बहुत अच्छी एक्सप्रेशन होती है, आप वहां से एक्सप्रेशन सीखिए, अपनी भाषा पे काम कीजिए, दैट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। निबंध में इसीलिए शायद लोगों के नंबर नहीं आते हैं क्योंकि वो एक्सप्रेशन पे, फ्लो पे काम नहीं करते हैं। तो वो न्यूज़पेपर केवल इसलिए नहीं है कि आपको करंट अफेयर्स पता चलता है, नहीं, न्यूज़पेपर इसलिए भी है कि आप ग्रो करें, आपकी लैंग्वेज ग्रो करें, और जो आपको अच्छी लगे चीजें वो नोट कीजिए, जो भाषा अच्छी लगी, जो सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छा लगा, आपको अगर नहीं पता था कि इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, तो अब वो नोट कीजिए, वो सब रिवाइज कीजिए, फिर वो आपकी भाषा में आ जाएगा, वो आपको निबंध में काम आएगा, एथिक्स में काम आएगा, इन जनरल आपको जिस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आता है उसमें वो भाषा काम आ जाएगी, दैट इज द थिंग। प्लस उसको सब्सटैंशिएट कीजिए, आपके पास हर चीज के आंकड़े होने चाहिए, हर चीज के फिगर्स होने चाहिए, डेटा होने चाहिए, चीजों की ग्राफ पहले से बना के रखिए, मैप्स पहले बना के रखिए, वहां पे आपको सोचना नहीं है कि इसमें अच्छा ऐसे क्या करेंगे, नहीं, आपको पता है क्या ऐसा कुछ पूछा है तो ये बना दो, बात खत्म।
दैट्स इट, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी क्विक। लाइटनिंग की मतलब स्पीड ऑफ लाइट से काम करना होता है, वरना वो छूट जाएगा पेपर। अच्छा, ये पेपर में डबल पेन यूज कर सकते हैं? लोग कहते हैं ब्लैक अंडरलाइन करें तो। नहीं, मैं तो एक ही पेन यूज करती थी, और ये वाला पेन है, यही मैं हर जगह यूज करती हूँ, यही कौन सा? यही चल रहा है मेरा बहुत टाइम से। V5 हाँ है? हाँ, ये V5 है। हाँ, ये यही यूज करती हूँ मैं। इसमें बस एक नुकसान ये है कि इसमें पानी गिर जाए तो सब फैल जाता है, बट मुझे कोई नहीं मिला अभी तक इसका सब्स्टिट्यूट जो इतना स्मूथ चले और इतना सही से मेरी भाषा मतलब लैंग्वेज राइटिंग आ जाए। तो मैं ये यूज करती थी, कुछ ब्लैक पेन भी कभी नहीं यूज किया, पेंसिल वेंसिल कलर वलर कुछ भी नहीं यूज किया। बस ये याद रखना है कि आपको हेडिंग्स देने हैं, डेफिनेटली ब्लॉक लेटर्स में आप हेडिंग्स दीजिए, अंडरलाइनिंग्स कीजिए, कोटेशंस लिखिए, उनको अंडरलाइन कीजिए। आपका प्रेजेंटेशन इज द की, क्योंकि पढ़ के तो सब आते हैं, दैट्स इट। टीचर को ये भी नहीं पता है कि आपने क्या पढ़ा है, तो उसको आप जो लिख के आएंगे उसको वही पता होगा। तो प्रेजेंटेशन इज द की, इसलिए आप भूल जाइए उस टाइम कि आप कौन है, आपने कितना पढ़ के आप आए हैं। आपको पता होना चाहिए कि क्षण में जीना है। आप इंडिया में शाहरुख खान एक जगह कहते हैं कि बस ये 70 घंटे जी भर के खेलो, दैट्स इट। तो वो 3 घंटे जी भर के लिखो, डू योर बेस्ट एंड एंजॉय द प्रोसेस। आई राइट, मुझे बहुत पसंद है लिखना, मैं इसलिए मेंस में मैं बिल्कुल 6 घंटे आराम से लिखती हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो और आपको पसंद है ये प्रोसेस, तो यू विल सेल थ्रू समहाउ। थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा दिक्कत हो सकती है, बट एक दिन गाड़ी पार होनी होती है। एक एक अच्छे निबंध के लिए क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए और किन किन चीजों से हमें दूर रहना चाहिए? 750 वर्ड का हमें लिखना है, 3 ऐसे लिखने हैं। निबंध में सबसे पहले तो जैसे आप अपना सिलेक्ट बहुत ध्यान से कीजिए टॉपिक, कि ये वाला लिखना है, ये वाला छोड़ना है। फिर जो सिलेक्ट हो गया उसमें 15-20 मिनट मैं देती थी तीनों का रूपरेखा बनाने में। तो क्योंकि उस टाइम क्या होता है ना, जब सुबह सुबह निबंध का पेपर मिलता है और आप जैसे टॉपिक्स देखते हो और सिलेक्ट करते हो टॉपिक्स, तो एकदम से बहुत सारे थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे आपको लगता है ये वाला पॉइंट लिख देंगे इसमें, वो वाला लिख देंगे, तो वो मिस नहीं होने चाहिए। वो आपको तुरंत के तुरंत सारे लिखने हैं अपने। वो पीछे एक रफ पेज का दिया भी होता है, वहां पे सारा फ्रेम आप बना लीजिए, ये करेंगे, और उसके बाद फिर लिखना शुरू कीजिए। और उसकी निबंध की जो प्रोसेस है वो ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में आ जाएगी आपको। निबंध के लिए सबसे अच्छी, सबसे जो मुझे इम्पोर्टेंट चीज लगती है कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत अच्छी इन द सेंस, लोग मेंस के लिए कहते हैं कि लेजिबल राइटिंग होनी चाहिए, पढ़ने में आ जानी चाहिए, दैट्स इट। बट लॉजिकली आप सोच के देखिए कि किसी इंसान की राइटिंग मतलब केवल पढ़ने में आ रही है इतनी अच्छी, और किसी इंसान की मोती जैसे अक्षर है, एक एक अक्षर समझ आ रहा है बस, तो टीचर क्यों नहीं उसको नंबर ज्यादा देगा? आई मीन ये तो लॉजिकल है ना कि हाँ, जिसकी अच्छी राइटिंग होगी और जिसने बहुत अच्छे से चीजें प्रेजेंट किया और मैटर बहुत सॉलिड है, ऑब्वियसली उसका एज रहेगा। तो मेरे ख्याल से बच्चों को हैंड राइटिंग पे काम करना चाहिए, उसको अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है टाइम उसमें, वो नॉर्मल आप बस वो जो है ना कि आपको क्षण में रहना होता है, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जब आप लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो आप क्षण में रहिए, अपना अक्षर देखिए आप कि आपका आर कैसा बन रहा है, वो आर के जैसा लगता भी है कि वो एस का जैसा लगता है। तो आप अक्षरों पे ध्यान दीजिए, एक दिन में एक अक्षर का वो रखिए कि अच्छा ठीक है, आज मैं आर आर के जैसा ही बनाऊंगा, एस के जैसा नहीं बनाऊंगा। तो धीरे धीरे करके आपकी राइटिंग ऑटोमेटिकली सुधर जाएगी, अगर बहुत बेकार राइटिंग है तो थोड़ा सा काम करना चाहिए। एक्चुअली मेरे अपने एक फ्रेंड हैं, मेरे और उनके सोर्सेज बहुत सिमिलर थे, हमारी पढ़ाई करने का तरीका सिमिलर था, सेम ही सब कुछ, लाइक ऑलमोस्ट साथ में ही पढ़ते थे। तो उनका मेंस नहीं क्लियर होता है कभी। तो उनका रीजन यही है, जो मुझे अभी तक समझ आया, वो लिखते बहुत, मैटर अच्छा होगा बट मेरी इच्छा नहीं, वो आंसर भेजते हैं तो मेरी इच्छा नहीं होती है चेक करने का। तो मुझे लगता है कि जब मैं नहीं चेक कर रही हूँ बीइंग अ फ्रेंड, तो वो जो एग्जामिनर है वो क्यों उनको मेहनत करके पढ़ेंगे और उनको नंबर देंगे। तो ये चीजें हैं, दीज आर प्रैक्टिकल नुआंसेस, यू हैव टू वर्क ऑन इट, वरना दिक्कत होती है। तो पहली चीज ये है, राइटिंग का असर पड़ता है, मैं मानती हूँ कि डेफिनेटली असर पड़ता है। आप काम कीजिए, थोड़ा थोड़ा कीजिए लेकिन कीजिए। एक तो राइटिंग हो गया, उसके बाद निबंध के लिए, निबंध एक प्रोसेस है, उसके लिए आपको डेली अटेंटिव रहना होता है। आई थिंक अवेयरनेस, दैट्स द वर्ड।
आप जब भी हिंदू में पढ़ रहे हैं कुछ भी, तो कुछ भी आपको लग रहा है ना कि अच्छा है, निबंध में आ सकता है, जीएस में नहीं भी आएगा पर अब निबंध में आ सकते हैं, तो आप उसको छोड़िए मत, उसको लिखिए अच्छे से। जो मैंने पहले भी बताया कि सेंटेंस कैसे बनाया है, फ्लो जो है वो सब आना चाहिए। उसके अलावा कोटेशंस का बहुत रोल है। ये हमारे वाले ऐसे में शायद महात्मा गांधी के ऊपर आया था, तो मैंने कभी महात्मा गांधी के ऊपर ऐसे, मैंने तो मतलब आई शुड नॉट बी सेइंग दिस यार, बट आई हैव नेवर रिटन एनी ऐसे, घर पे मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की, मैंने सीधे आईएएस के एग्जाम में आईएएस के एग्जाम में लिखे थे ऐसे, पीसीएस में सीधे पीसीएस के एग्जाम में लिखे थे ऐसे, दैट्स इट। मैंने कभी घर पे लिखा ही नहीं, क्योंकि मैं इन जनरल डेली नोट्स बनाती रहती हूँ हिंदू से, तो मैं इन जनरल लिखती रहती हूँ दिन भर। पापा भी कहते हैं कि तू पढ़ती कम है, लिखती ज्यादा है, तो मैं लिखती हूँ, बट आप लोग लिखिए। तो वो हर चीज नोट कीजिए जो हिंदू में आ रही है, जो भाषा के लिए अच्छी है। उसके अलावा कोटेशंस की मैं बात कर रही थी, तो जब भी आपको कोटेशन मिले जो अच्छा है, आप उसको लिखिए, सारे कोटेशंस एक जगह रखिए, और उनको केवल निबंध में ही नहीं यूज करना है। मैंने जीएस के सारे पेपर्स में मैं कोटेशन भर भर के अच्छे से लिख के आई थी। मतलब इंट्रोडक्शन कर दीजिए या कंक्लूजन कर दीजिए, जहां पे आपका यूज हो जाए, ओवरडू नहीं करना है, लेकिन आपके पास कोटेशन है तो आप लिख के आइए उसको, और उसको अच्छे से। फिर ये नहीं होना चाहिए कोटेशन में आपने गड़बड़ कर दी, ग्रामेटिकल एरर कर दिया या शब्द चेंज कर दिया, फिर वो नहीं रहता। इसलिए मैं कह रही हूँ सारे एक जगह लिखिए, उनको मल्टीपल टाइम्स रिविजन कीजिए उनका, तो वो आपको याद हो जाएंगे और वो हमेशा काम देंगे। कोटेशंस एंड डेटा, दीज आर टू थिंग्स विच विल ऑलवेज गिव यू एन एज। डेटा का मैंने साथ में बता ही रही हूँ मैं कि डेटा आपको आना चाहिए सारी चीजें। उसके अलावा जो हिंदू के अलावा जो एक और सोर्स जो मैं रेफर करती थी, वो था डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ एक मैगजीन है, सुनीता नारायण मैम की है, वो हिंदी में भी आती है, वो इंग्लिश में भी आती है, और मुझे वो बहुत पसंद है। आई जस्ट लव इट। उसमें इतना ज्यादा आंसर एनरिचमेंट और निबंध के लिए उसमें इतना मटेरियल होता है कि आप उसमें उससे प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। उसमें एग्जाम्पल्स होते हैं, उसमें केस स्टडीज होती हैं, सब कुछ होता है। प्लस उनका यूट्यूब चैनल भी है, अगर आपको बहुत ही पढ़नी नहीं है मैगजीन, केवल बस चाहिए सक्सेस स्टोरीज चाहिए, केस स्टडीज चाहिए, तो आप उनके यूट्यूब चैनल में से देख लीजिए। तो इट्स लाइक हिंदू मान लीजिए सब लोग पढ़ भी रहे हैं, बट डाउन टू अर्थ नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप वहां से एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है, ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है। तो ये चीजें हैं निबंध में, बस फ्लो होना चाहिए, दैट्स द थिंग। एब्रप्टली चीजें नहीं एंड होनी चाहिए, एब्रप्टली नहीं स्टार्ट होनी चाहिए, और वो हो जाता है। यू प्रैक्टिस इट, यू गेट इट। उसमें ऐसा नहीं है कि आपने बहुत अच्छा निबंध लिखा है पर वो नंबर नहीं आएंगे, वो आएंगे, दे विल कम, थिंग्स विल हैपन इवेंचुअली। अच्छा, पेपर 4 एथिक्स, इसमें भी बच्चे डरते हैं कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, तो आपने किस किस सोर्सों को लिया था और आपका क्या सजेशन रहेगा? एथिक्स का तो एक्चुअली मुझे भी नहीं समझ आया कि क्या किया जाए इसका, अभी तक मुझे नहीं समझ आया। आई एम स्टिल फिगरिंग इट आउट। बट एक चीज जो मुझे लगा सही है वो ये कि बच्चों जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनके आंसर्स आप पढ़िए, विजन पे या किसी पे भी इनकी आंसर कॉपीज मिल जाती हैं, तो वो उनके बच्चों के आंसर्स पढ़िए, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ क्या पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं। तो दैट इज वन वेरी बिग बिग सोर्स। और लेक्सिकन है, उसको पढ़ना होता है। हालांकि मुझे ज्यादा मजा तो नहीं आया उसको पढ़ने में, बट उसको पढ़ना होता है, तो सब लोग को मैं ये बोलूंगी कि पढ़िए उसको, नोट्स बनाइए, पढ़िए, थियरीज वगैरह करिए कि हाँ थियरी का कोई क्वेश्चन आ गया तो वो गलत नहीं होना चाहिए, और एग्जाम्पल्स वगैरह उसके लिए रेडी होने चाहिए। तो वो आप बच्चों की जब कॉपीज पढ़ेंगे तो यू विल हैव एन ओरिएंटेशन, आपका बन जाएगा, पर्सपेक्टिव बन जाएगा कि हाँ कैसे करें उसको। तो एथिक्स के लिए, और प्लस कोटेशंस वगैरह दे विल कम हैंडी। तो उसका इतना ही मुझे समझ आया है, ज्यादा मुझे समझ आया नहीं है कि कैसे करना है। कभी कभी उसी चीज से नंबर ज्यादा आ जाते हैं, कभी कभी उसी से कम आ जाते हैं, तो उसकी माया आई हैव नॉट बीन एबल टू डिकोड येट। ओके ओके ओके। तो काफी डिटेल में हमने ये सब चीज जानी। एक सेशन और रखेंगे, मुझे लग रहा है ये वीडियो देखने के बाद बच्चों की डिमांड आएगी कि मैडम का ऑप्शनल क्या है, और ऑप्शनल की दवाई चाहिए होगी उनको, ठीक है? तो एक बार हम आपसे और भी टाइम लेंगे, ऑप्शनल के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है? अब इस पूरी जर्नी में अगर मैं कहूँ कि आप किसको श्रेय देना चाहोगी कि जिनसे आपने प्रेरणा ली, वो चाहे आपके घर वाले हो सकते हैं, घर के बाहर भी हो सकते हैं, तो कौन था आपकी प्रेरणा का स्रोत? एक्चुअली इसकी बहुत लंबी लिस्ट है। इसकी भी लंबी लिस्ट है। मुझे लगता है सबसे कम क्रेडिट मेरा है,
सबसे कम ले रहा है और मुझसे ज्यादा, इनफैक्ट सारा का सारा बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरी यात्रा को एक सक्सेसफुल यात्रा में कन्वर्ट किया है। आई मीन सक्सेस एक्चुअली बहुत ही, मतलब मैं ये चीज कहना चाहूंगी यहाँ कि यहाँ पे मैं कोट अनकोट सक्सेस यूज कर रही हूँ वर्ड, प्रोफेशनल सक्सेस टू बी स्पेसिफिक, क्योंकि सक्सेस बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। आप खुश हैं तो यू आर सक्सेसफुल, उसमें इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। तो यहाँ पे मैं यूज करूँ कि हाँ मैं प्रोफेशनली सक्सेसफुल हूँ, वो चीज मैंने अचीव की है। तो ये तो प्रॉपर एक यात्रा है ही है, मैंने जैसा बताया है आपको। तो इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट तो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स का है। सबके पेरेंट्स अच्छे होते हैं, बट मेरे पेरेंट्स का क्या है कि बीइंग अ गर्ल एक्चुअली इट इज वेरी डिफिकल्ट, थिंग्स आर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, एवरीथिंग इज अगेंस्ट यू, एवरीथिंग। तो मैं दिल्ली एक ही साल, मतलब मैंने मिरांडा से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद एक साल में दिल्ली रही, फिर मुझे वहां मन नहीं लगा, मुझे नहीं अच्छा लगा, तो मैं घर आ गई वापस। तो मैं घर पे ही मैंने सेल्फ स्टडी की है। और आपने बहुत कम बच्चे देखे होंगे जो घर पे पढ़ते हैं, क्योंकि घर में बच्चे काम में ही लगे रहते हैं, टू बी ऑनेस्ट। घर में काम ही खत्म नहीं होते हैं, बच्चों को काम मतलब ऑब्वियसली करना पड़ता है, बट मुझे पढ़ने दिया गया शांति से कि तुम पढ़ो, तुम्हारा होगा सिलेक्शन। उनका जो फेथ है, I mean, I still don't know whether I deserve the kind of parents that I have got. That faith, that hope, and अब सब लोग कहते हैं कि मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी and all that, but सच ये नहीं है। I have been very hopeless. मेरी सारी उम्मीद खत्म हो गई थी। in fact, जैसे जीसी लियोंग में हम पढ़ते हैं ना, वेदरिंग होती है, इरोजन होता है, ये डेन्यूडेशन होता है। तो ऑनेस्टली ये फेज ऐसा है ना कि आपकी अपनी सोल का इरोजन हो जाता है। यू चेंज एज अ पर्सन। आई यूज्ड टू बी अ वेरी हैप्पी सोल एंड थिंग्स हैपन, ऐसा हो जाता है, आप बहुत, यू आर पुटिंग इन एवरीथिंग यू हैव इनटू समथिंग एंड यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स। तो होता ये है ना कि यू आर नॉट हैप्पी एनीमोर, यू आर नॉट हैप्पी एनीमोर। मुझे याद है कि मैं घूमने गई थी नैनीताल एंड प्री का पेपर हुआ था यूपीएससी का, एंड एवरीबडी वाज हैप्पी और मैं घूम रही हूँ, आई एम नॉट एंजॉयिंग, मैं खुश नहीं हूँ। देन उसके बाद मुझे रियलाइज हो गया कि नहीं, मेरी सुरति मीन्स एक वो जो लगन होती है, एक सतत स्मरण जिस चीज का होता है, तो मेरी सुरति एक अलग जगह लग गई है। अब मुझे देयर इज नो पीस फॉर मी, तो बस वही है। तो इतना जब आप इन्वेस्ट करते हैं किसी चीज में, तो एंड इफ यू डोंट गेट इट, तो यू इरोड, योर सोल इरोड्स, यू बिकम अ डिफरेंट पर्सन, यू बिकम अ सैडर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। एंड दैट वाज द टाइम माय पेरेंट्स एंड माय फ्रेंड्स का तो मुझे अलग से बोलना है, मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, टचवुड। तो दे ऑलवेज हेल्ड होप। उनको, इनफैक्ट मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे बोला था कि तू ना हिचकोले खा रही है, दैट्स इट, इफ ये ऐसा स्ट्रेट सा है, तेरा बस ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, और ऐसी झटके खाते खाते ना यू विल बी थ्रू, ऐसी झटके खाते खाते तेरी गाड़ी एक दिन पार हो जाएगी, यू डोंट वरी, दैट्स इट। तो दोज थिंग्स, एंड देन माय फादर, वंस आई क्राइड सो मच आफ्टर गिविंग माय प्री। मेरा प्री मेरे लिए हमेशा नाइटमेयर रहता है यूपीएससी का, टू बी ऑनेस्ट। तो प्री के बाद आई वाज क्राइंग अ लॉट, एंड तो मैंने मैच किया था, मैंने और पापा ने मैच किया था पेपर, एंड हमें समझ आ गया था कि नहीं होना है, ये प्री क्वालिफाई नहीं होना है। तो मैंने बस वहीं पेपर छोड़ा, मैं अपने कमरे में गई, एंड देन मैंने अपना डोर लॉक किया, एंड द एंटायर नाइट आई क्राइड। एंड देन सबने बोला खोल दे खोल दे खोल दे, तो मैंने नहीं खोला। आई वाज दैट, आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर दैट फेज एक्चुअली। फिर मैं सुबह उठी, देन मम्मी टोल्ड मी कि तू उस कमरे में रोई है, पापा इस कमरे में रोए रात भर। So like what to do? This is the kind of support I have had. My parents they have not only been the witness of my journey, but they have been like, it has been their journey actually, more than being mine, it has been their journey. And then my father told me this, वो जो मैंने entire कर्मा का जो concept अभी समझाया, वो उन्हीं का उधार लिया हुआ मैंने बोल दिया है। He told me कि तू इतनी मेहनत कर रही है, मेहनत का फल शून्य नहीं हो सकता, अगर हो गया शून्य दैट मीन्स एवरीथिंग इज, सब फिर तो गड़बड़ है ना, नेचर के जो लॉज हैं, बेसिक लॉज। सो फिर वही चीज नहीं है। तो आई थिंक मेरे पेरेंट्स का इतना ज्यादा सपोर्ट रहा है।
I lost hope, but they did not lose. And I think because of their hope and their hope, I am where I am today. And मेरे friends का secondly like friends का मेरा बहुत ज़्यादा contribution है. मैं जब भी परेशान थी, never ever in all these years, never ever there has been one single instance कि मेरे पास कोई बात करने को ना हो. I just had to make a call. I just had to cry my heart out कि यार ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है. And they used to be like, ठीक है ये फेज है प्रज्ञा, this phase will pass. कुछ भी स्टे नहीं करता है, चांद के भी फेजेस होते हैं. We are all मून, हम लोग सब चांद के बहुत ही दीवाने लोग रहते हैं. हमें चांद बहुत पसंद है हम सब, तो हम लोग चांद से बहुत इंस्पायर होते हैं somehow, क्योंकि चांद भी रोज घटता बढ़ता है. इट इज नेवर, 2 दिन कभी वो सेम ही नहीं रहता है. तो हाउ कम आवर फेज बी the same, how can our phase stay? जब उसका फेज चलता बढ़ता रहता है तो हमारा फेज भी नहीं रुकेगा. It will go someday. तो I think it is a very collective effort हम सबका. मेरी मौसियाँ, I have seen मतलब I am a feminist. मैंने अपने घर में मुझे लगता है मैं झांसी की रानियों के घर में पैदा हुई हूँ. वीरांगनाएं हैं मेरे सारे, जो महिलाएं जो मेरे आसपास है सारी की सारी. I have seen them struggle, I have seen them work, I have seen them get lesser than what they worked for, what they deserved. तो मुझे लगता है ना उन सब ने मेरे अंदर दैट फाइटिंग स्पिरिट डाली है मेरे अंदर, क्योंकि उनको पढ़ने को नहीं मिला जो वो पढ़ना चाहते थे. तो उन लोगों को नहीं मिला, तो मेरी परवरिश उस पीढ़ी ने की है जिसको खुद महिला या लड़की होने के नाते खरपतवार या वीड जिसको कहते हैं ना, मेन क्रॉप कुछ और होता है, वीड दे जस्ट ग्रो एंड यू हैव टू एलिमिनेट देम, दैट्स इट. तो वो खरपतवार की तरह लड़कियों को यहाँ ट्रीटमेंट मिलती है, उनको नहीं बनने दिया जाता है जो वो बन सकती हैं. तो उस पीढ़ी ने मेरी परवरिश की एंड दे मेड श्योर दैट आई गेट व्हाट आई डिजर्व, because they thought it is important. तुम आगे जाओगे तो there will be a lot of people will be inspired from you, and they didn't give up on me. So I have a बहुत लंबी लिस्ट है मेरे क्रेडिट्स की. मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, मेरी मौसी लोग, मेरे like literally so many people. So I think it is, so I'm really thankful to, मेरे पास शब्द नहीं होते. I just don't know what to say, but I'm just happy कि हाँ I got all of that, and I'm thankful actually. बहुत ही अच्छा लगा, एकदम अनोखा इंटरव्यू. मेरे ख्याल से पूरे ये जो है जो YouTube के इतिहास का पहला इंटरव्यू होगा जिसमें किसी ने इस तरीके से एक एक पॉइंट की बारीकियों को समझाने की कोशिश करी है. अब अगर आप और भी कुछ कहना चाहते हैं तो एस्पायरेंट से कह सकते हैं. वैसे मैं एस्पायरेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप ये वीडियो देखेंगे तो अगर आपको लगता है कि मैडम से और भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि भैया और कौन कौन से वीडियो बनवाएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनके पास कोई ऐसी चीज है जिसकी दवाई ना हो. ठीक है, तो ये जो अब इनको हम डॉक्टर प्रज्ञा के नाम से भी बुलाया जा सकता है. ठीक है, मानद उपाधि दे देते हैं अनअकैडमी की तरफ से इनको. तो मतलब हर चीज का अगर हम टू बी सीरियस भी देखें इस इंटरव्यू को तो हर एक पॉइंट को बहुत ही लहजे से बहुत ही शानदार तरीके से समझाया, गंभीरता को लेके. एक ऐसी पर्सनालिटी हमें भी अपनी बनानी पड़ेगी तब जाके जो है हम इतनी बड़ी जो है एक मैं कहता हूँ खाई है एक तरीके से, उस खाई में के ऊपर एक रस्सी बांध रखी है, उस पर हम चल रहे हैं. आप गिर भी सकते हो, पास भी हो सकते हो. एग्जैक्टली ना. तो अब लास्ट में आप एस्पायरेंट को क्या कहना चाहोगे? ठीक है, तो अब आपकी बारी. कुछ और जो है दवाई दे दीजिए. पैरासीटामोल तो दे ही दिया आपने, बच्चों का बुखार उतार दिया, बाकी दवाई भी दीजिए. एक चीज जो मैंने जीसी लियोंग में एक पिक्चर है, उसमें बायोलॉजिकल वेदरिंग का एक फोटो है. उसमें एक उसमें पौधा मतलब पेड़ दिखाया है, पौधा दिखाया है, और उसकी जड़ें जो रॉक है उसके भीतर जाती हैं, उसको बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं. तो ये जब मैंने ये देखा ना तो आई वॉज सो टच्ड बाय इट, एंड मुझे तब समझ आया कि जिंदगी की जिद कितनी बड़ी चीज होती है. वो पत्थर है सारे, बट you know the trait of life, the inherent trait of life is to survive at any cost, under any circumstance. तो जिंदगी इतनी जिद्दी होती है कि कहीं भी पत्थर है, कुछ भी है, ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है जिसमें आप जिंदा रह सकते हो, बट इट पेव्स इट्स वे. वो अपने क्लॉज निकालती है एंड वो इट जस्ट वो सब हटा के एंड इट लिव्स ऑन.
दैट वो जो पौधा है, जैसे पीपल को आप देखते हैं, पीपल का पौधा लिटरली कहीं भी उगाता है, दीवार में उगाएगा, छत पे उगाएगा, मिट्टी नहीं है वहां उगाएगा, वो मुझे तो लगता है कि उसका थोड़े दिन में वो हवा में भी ऐसे भी टंगा हुआ मिलने लगेगा, बिकॉज दैट इज उसकी जिंदगी की जिद इतनी स्ट्रांग होती है। तो आई थिंक उससे आई ऑलवेज गॉट इंस्पायर्ड, ऑलवेज, कि लाइफ इज सच अ थिंग, इट हैज इट्स ओन, उसकी जिजीविषा जो एक शब्द होता है, जिजीविषा जो चीज है ना, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो लाइफ का अपना एक ट्रेट है कि इट मूव्स ऑन, इट फाइंड्स इट वे, हाउएवर डिफिकल्ट लाइफ इज सीमिंग टू यू राइट नाउ, आपको कितना भी मुश्किल ये फेज लग रहा हो, बट ऑलवेज रिमेम्बर कि हाँ वो पौधा पत्थर में भी खिल जाता है प्रॉपर प्रॉपर। सो व्हाई विल यू नॉट, आपका भी फेज ये खत्म होगा। जो भी लोग बहुत टाइम से लगे हैं इस जर्नी में, उनको मैं यही बोलूंगी कि हैव फेथ, हैव फेथ, हैव होप। Hope is a very strange thing, like love, like life. It lives on even if everything dies, everything decays. Hope lives on. And hope इतनी बड़ी चीज है कि it does miracles. वो इधर से उधर यूनिवर्स को शिफ्ट कर देती है if you really believe in yourself. पापा हमेशा कहते हैं कि हमारे शरीर में और हमारे मस्तिष्क में असीमित अपार संभावनाएं हैं। Our body and our mind has, you know, they have infinite capabilities, capacities and possibilities. So it is all literally infinite. आपके दिमाग में जो चलेगा, आपको जिस चीज की लगन लग जाएगी, जो सुरती चलेगी, दिन रात सोते बैठते आपको जो लगेगा कि हाँ ये चीज ये चाहिए, तो the entire universe will shift. वो सब कुछ अपनी हारमोनी में, you know, it will all rearrange itself just for you. Because आप जैसा सोचते हैं आपके शरीर में वैसी ही ऊर्जा पैदा होती है, आपका दिमाग उसी तरह वर्क करता है। आप अपने आप सुबह 6 बजे, या मतलब 6 बजे तो लेट है, 4 बजे सो के उठ जाएंगे आप, आपको क्योंकि लगन लगी है कि नहीं पढ़ना है। Nobody will have to force you, it will come out of its own, वो अपने आप होगा। That's it. So you just have to have that kind of a faith. वो insuppressible है फिर, that faith, that kind of hope, that kind of वो जिंदगी की जिद, उसको कोई सप्रेस नहीं कर सकता। So stay, just don't quit, stay. एक एक दिन काटना मुश्किल होता है। I remember मैं जब उठती थी सुबह तो ऐसा लगता था ना कि यार क्यों हो रहा है ये दिन, मतलब क्या है। आई वॉज दैट होपलेस, क्योंकि वही पढ़ना है आपको जो आप 36 बार पढ़ चुके हो, नहीं इच्छा करती है पढ़ने की। लक्ष्मीकांत में एक शब्द नहीं है जिसमें अंडरलाइन नहीं हो, नहीं इच्छा करती, इसमें कुछ दिखता ही नहीं है, अब सच में इतना अंडरलाइन हो चुका है। तो यू जस्ट वांट दिस फेज टू बी ओवर, दैट्स इट, एंड वन डे इट विल बी। क्योंकि कुछ भी नहीं टिकता, सीजन्स चेंज होते हैं, गर्मी होती है, फिर इतनी अभी ठंड होने लगी है, जब गर्मी होती है तब नहीं लगता है ना कि ठंड होगी, बिकॉज वी आर सो शॉर्ट साइटेड कि हमको जो फील होता है हमको लगता है वही सत्य है, दैट इज एब्सोल्यूट, नथिंग एल्स कैन हैपन, but it does, it happens, and when it happens everything gets changed so drastically. चीजें बहुत अच्छी हो जाती हैं। योर मैंने जो बोला था ना, आपकी सोल का कोरोजन होने लगता है, इरोजन होने लगता है, यू चेंज। बट देन जैसे लहर आती है ना, और आप समंदर में खड़े हैं, लहर आती है तो अपने साथ बालू लेके आती है, आपके पैरों में बालू आ जाती है, बट जब लहर वापस जाती है तो वो बालू भी लेके जाती है। सो ऑल दैट कोरोजन, जो भी इरोजन आपका हुआ था, जो आप सैड वर्जन ऑफ योरसेल्फ बन गए थे, दैट विल ऑल फेड अवे एंड यू विल बी अगेन इन लव विद लाइफ। सो जस्ट होल्ड ऑन एंड डोंट क्विट, and thank you so much Unacademy for calling me here. It's been such a nice talk. अनअकैडमी आपको 2-3 बार और बुलाएगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप जो है 1-2 सेशन बुक रीडिंग पे, द हिंदू न्यूज़पेपर पे, और एक आपने ऑप्शनल पे जरूर बताएं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। मिसनोमर में आधी दुनिया तो मिसनोमर में रहती है, 80% चीज बच्चे वो फॉलो कर रहे हैं जो कभी करना नहीं चाहिए। ठीक है, उन चीजों पे भी हम बात जरूर करेंगे। और बहुत अच्छा लगा कि आपने जो है समय दिया हमें। अनअकैडमी की तरफ से जो है हम आपके आभारी हैं, और आशा करते हैं कि फ्यूचर में 1-2 सेशन जो है हर एक एस्पायरेंट को आप दो, जिससे हर इंसान जो कोचिंग नहीं कर सकता, जो दूर बैठा है गांव में, जिसके माता पिता ने, जैसे आपके माता पिताजी ने सोचा सपना, हर एक माता पिता का सपना होता है, लेकिन कभी कभी साधनों के अभाव में ये नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो उनको जो है थोड़ा जो है आप सहायता जरूर करेंगी, ऐसी मेरी आशा है। काफी अच्छा लगा। Thank you very much and have a good day and God bless you. Thank you very much. Thank you sir, thank you.